हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल दिव्य ज्योति @स्टडी में। आज मैं आपके लेके आई हूँ इंडियन पॉलिटिकल थिंकर यानी कि भारतीय राजनीतिक चिंतन का विषय। इसमें आज हम कौटिल्य पढ़ेंगे। कौटिल्य को शायद आपने नहीं सुना होगा, किंतु इनका एक सुप्रसिद्ध नाम है चाणक्य, जो कि अपनी कूटनीति तथा बुद्धिमत्तापूर्ण व्याख्या के लिए प्रसिद्ध हैं। कौटिल्य को न केवल राजनीति अपितु राजन्याय का भी जन्मदाता माना जाता है। राजन्याय यानी कि दूसरे राज्यों के साथ राज्यों के संबंध, गुप्तचर तथा राजदूतों की नियुक्ति इत्यादि। भारतीय राजनीतिक चिंतन को समझने के लिए दो महान विद्वानों के विचारों को महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। इसमें से पहले हैं महात्मा बुद्ध तथा दूसरे कौटिल्य। बुद्ध को आदर्शवाद अर्थात कौटिल्य को यथार्थवादी विचारक माना जाता है। साल्टोर का कहना है कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक की विचारधाराओं में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य कौटिल्य की विचारधारा है। कौटिल्य का जन्म 376 ईसा पूर्व से लेके 283 ईसा पूर्व माना जाता है। बौद्ध धर्म के अनुसार उनका जन्म तक्षशिला में हुआ। कौटिल्य के पिता का नाम चाणक्य था, इसलिए कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है। वे ब्राह्मण परिवार से थे। कौटिल्य का एक सुप्रसिद्ध नाम विष्णुगुप्त भी लिया जाता है। लेकिन मगध के राजा महानंद ने उनका अपमान किया। कौटिल्य के राजा महानंद ने उनका अपमान किया, जिससे कौटिल्यनी अर्थात चाणक्य ने नंद वंश के राजाओं को समाप्त करने के लिए प्रतिज्ञा ली। अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वीर और साहसी शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को चुना। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर उन्होंने मगध पर जीत हासिल की और मगध में मौर्य वंश का शासन स्थापित किया। मगध में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री यानी कि महामंत्री के पद पर नियुक्त हुए तथा राजनीति को धर्म से अलग करके अर्थात यथार्थ की राजनीति स्थापित करने तथा राज्य निर्माण से लेकर राजन्याय तक मगध का मार्गदर्शन किया। कौटिल्य द्वारा प्रतिज्ञा पूरी होने पर वह गंगा नदी के तट पर महान ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र, राजनीति और राजन्याय पर लिखा। कौटिल्य ने न केवल राज्य व्यवस्था का वर्णन किया अपितु राजाओं का मार्गदर्शन किया। अर्थशास्त्र का रचना काल। आइए जानते हैं अर्थशास्त्र का नामकरण कैसे हुआ। अर्थ का अर्थ यानी कि आय या भूमि। भूमि किसानों, आमजनों तथा राजा से लेकर समस्त साधारण लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए कौटिल्य ने इसका नाम अर्थशास्त्र रखा, जो कि सभी वर्गों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करेगा। भारतीय विद्वानों का मत है डॉक्टर जायसवाल तथा डॉक्टर श्याम शास्त्री आदि का विचार है चंद्रगुप्त मौर्य 321 ईसा पूर्व सिंहासन पर बैठा। अंतः इस ग्रंथ का रचना काल 300 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व का होना चाहिए, परंतु दुनिया में सामने लाने का श्रेय डॉक्टर श्याम शास्त्री को जाता है, जो कि मैसूर के ओरिएंटल लाइब्रेरी के अध्यक्ष थे। इन्होंने पेड़ के पत्तों पर लिखे गए ग्रंथों को अनुवादित करके 1905 में एक बुक का नाम दिया। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण अर्थात
प्रत्येक अधिकरण में कुल 150 अध्याय हैं। अर्थशास्त्र के 15 अधिकरण। विनयाधिकारी, यह प्रथम अधिकरण में राजा के गुणों, मंत्रियों की संख्या, आमात्यों का वर्णन, गुप्तचर व्यवस्था का वर्णन किया गया है। अध्यक्ष प्रचार, इसमें शासन के विभिन्न मंत्रियों के पद, राज परिवार की रक्षा का वर्णन है। तीसरे, धर्मस्थेम, इस अधिकरण में न्याय तथा न्याय को धर्म के अनुसार विवादों का समाधान किया गया है। योग वृत्त, इसमें राजा द्वारा अधीनस्थों के प्रति व्यवहार और कर्तव्यों का पालन करने का वर्णन किया गया है। मंडल योनि, इसमें राजा के लिए शत्रु और मित्र का निर्धारण करने के लिए मंडल का निर्माण कर शत्रुओं से विजय प्राप्त करने का सिद्धांत स्थापित है। कंटक शोधन, इस अधिकरण में अपराधियों के लिए दंड का प्रावधान है। साढ़्य गुण, कौटिल्य ने राजा की विदेश नीति के 6 सिद्धांतों का वर्णन किया गया। व्यसनाधिकारी, इस अधिकरण में उन बुराइयों का वर्णन है जो व्यक्ति और समाज सहित राज्य में होती हैं। आमिषत कर्म, इस अधिकरण में युद्ध करने से पूर्व विचार करने योग्य विषयों पर ध्यान देने के लिए निम्नलिखित बातों का वर्णन किया गया है, जैसे युद्ध से होने वाली हानि आदि। समागमिक 10वें अध्याय में कौटिल्य ने उन नियमों और सिद्धांतों का वर्णन किया है जो युद्ध के दौरान होने चाहिए। संघवृत्त, इस अधिकरण में राजा को कूटनीति के बारे में बताया गया है तथा इसका वर्णन किया गया है। अब्लियस यानी कि 12वां अध्याय, इसमें राजा को सलाह दी गई है कि बलवान शत्रु द्वारा आक्रमण करने पर किस प्रकार विरोध करना तथा अपने राज्य की रक्षा किस प्रकार की जाए। दुग्गलोपाय, इसमें युद्ध काल की जानकारी देता है। यह अध्याय जिसे अपनाकर किलों पर अधिकार किया जा सके, युद्ध कला की। औपनिवेशिक, इसमें नाम भी बहुत डिफिकल्ट है। इसमें कौटिल्य ने रासायनिक हथियारों का वर्णन किया है कि विष और पारा भौतिक शक्तियों द्वारा शत्रु पर कैसे प्रयोग किया जाए। तांत्रिक युक्ति, इस अधिकरण में स्वयं से संबंधित है और इसके बारे में निर्णयों और नियमों की जानकारी देता है कि एक राजा को किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए तथा वह राजा बनने के कौन कौन से गुण होने चाहिए उसमें, तथा एक व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए। राज्य का सिद्धांत, कौटिल्य की राज्य का सिद्धांत आज के लोकतांत्रिक तथा कल्याणकारी समाज की व्यवस्था से काफ़ी मिलता जुलता है, किंतु वह राजतंत्र व्यवस्था को स्थापित करने के समर्थक हैं, क्योंकि कौटिल्य का मानना था कि राजा के न होने से मत्स्य न्याय की व्यवस्था प्रचलित होती है
यानी शक्तिशाली मनुष्य निर्बलों पर शोषण करते हैं, तथा इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, जिसकी लाठी उसका भैंस, यानी शक्तिशाली व्यक्ति का ही राज होगा। कौटिल्य ने राज्य निर्माण हेतु सप्तांग सिद्धांत, जो कि वेद और महाभारत काल से माने जाते हैं, जो कि आज की व्यवस्था से काफ़ी मिलती जुलती है। आइए जानते हैं। स्वामी यानी सम्राट यानी किंग, किसी भी स्टेट यानी राज्य को चलाने के लिए एक शासन करता है, यानी स्वामी या सम्राट या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति तो होना आवश्यक है, जो कि आजकल होता है। आमत्य यानी कि आज की व्यवस्था में भी हम देख सकते हैं कि हमारी सरकार में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होती हैं, तथा इनके अधीनस्थ अधिकारियों में मंत्री आते हैं। इसीलिए ये व्यवस्था आमत्य व्यवस्था प्राचीन काल में भी थी। जनपद यानी कंट्री, किसी भी राज्य को चलाने के लिए लोगों का होना तथा भूमि का होना आवश्यक है। इस प्रकार जनता तथा भूमि के खंड का होना आवश्यक है। उसके बाद आता है दुर्ग। दुर्ग यानी फोर्ट, आपके राज्य को सुरक्षा देने के लिए चारों ओर से घिरा हुआ दुर्ग होना आवश्यक है, यानी कि सीमा रक्षित। उसके बाद आता है हमारा कोष यानी धन। मनी को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है कौटिल्य ने, तथा जनता पर कम से कम कर लगा के और राज्यों के विकास में सहायता के लिए राजकीय कोष का भी वर्णन किया है, तथा किसी भी स्टेट या राज्य को चलाने के लिए कोष यानी मनी का होना आवश्यक है। उसके बाद आता है दंड यानी जुडिशियल सिस्टम, राजन्याय व्यवस्था का होना अनिवार्य है। जितना कि राज्य में शासक का होना आवश्यक है, उतना ही जुडिशियल सिस्टम यानी दंड का भी होना आवश्यक है, वरना न्याय कैसे होगा। तथा कौटिल्य ने इन सभी बातों का मूल रूप से ध्यान रखा, तथा दोषियों को दंड के लिए भी विशेष प्रावधान दिए जाते थे। मित्र, कौटिल्य के अनुसार अपने राज्य को संपूर्ण तथा समृद्ध बनाने के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ मित्रता होना आवश्यक है, तथा इससे व्यापार आदि तथा राज्य को चलाने में सहायता मिलती है, जो कि युद्ध काल तथा संकट काल में पड़ोसी राज्य को सहायता प्रदान कर सके। कौटिल्य का एक कोट है। कौटिल्य का विचार है, राजा का पद सबसे महत्वपूर्ण होता है तथा उसे शासक बनने के लिए उसमें ऋषि और संपूर्ण मनुष्य होने के गुण होने चाहिए। जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, फिर चाहे वह चक्रवर्ती ही क्यों न हो। तथा इस प्रकार कौटिल्य की यह परिभाषा प्लेटो के आदर्श राजा के साथ काफ़ी मिलती जुलती है। प्लेटो ने भी राजा के आदर्श गुणों के बारे में ठीक इसी प्रकार बताया। राजा के कार्य व उद्देश्य, फंक्शन ऑफ कौटिल्य स्टेट। कौटिल्य का विचार है कि जनता के सुख में ही राजा का सुख है, उनके कल्याण में ही राजा का कल्याण है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि
कौटिल्य के राज में जनता सुखी व समृद्ध थी। वह निरंकुशता नहीं थी, संपूर्ण न्याय तथा जनता के हित में राजा कार्य करता था। कृषि किसी भी राज्य में, किसी भी देश की जनता का सबसे मुख्य होता है कृषि, जो कि उसे प्राथमिक आय प्राप्त करने तथा खाद्यान्न पूर्ति के लिए आवश्यक होता है। राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए कृषि महत्वपूर्ण है। नागरिकों को खाद्यान्न पूर्ति के लिए तथा उपजाऊ भूमि होनी आवश्यक है, तो राजा को कृषि क्षेत्र में भी विशेष ध्यान देने तथा उच्च गुणवत्ता वाले बीज तथा समस्त प्रकार की सुविधाएं प्रदान करना राजा का कार्य है। प्रशासनिक नियुक्तियां कौटिल्य कुशल और योग्य राज कर्मचारियों को नियुक्ति का दायित्व राजा को सौंपते थे। कौटिल्य की यह एक विशेषता यह भी है कि वह चाहे अमात्य हो चाहे राजा हो, इन सब में लालच नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए तथा वह कुशल और विनयपूर्ण व्यवहार तथा सभी प्रकार के गुणों सहित होने चाहिए। तभी वह योग्य और कुशलतापूर्वक कार्य कर सकेंगे। सैन्य कार्य कौटिल्य ने सैनिक कार्य हेतु राजा को सेना को शक्तिशाली माना है तथा राज्य की सुरक्षा में सबसे महत्वपूर्ण कार्य सेना का ही होता है। इसीलिए कौटिल्य ने शक्तिशाली और संगठित सेना का होना अवश्य माना है। राज्य की सुरक्षा के लिए ही यह राजा का सबसे पहला दायित्व होता है कि वह अपनी प्रजा और राज्य की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दे। न्यायिक कार्य धर्म की स्थापना के लिए न्यायिक व्यवस्था तथा अपराधियों को दंड देना राजा का कर्तव्य है। यानी कि इसमें राजा ही कानून बनाता है तथा राजा ही दंड देगा। इस प्रकार न्याय व्यवस्था भी स्थापित होगी। आर्थिक कार्य कौटिल्य राजा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए राजकोष और कर इकट्ठा करने का भी कार्य सौंपता है तथा उन आर्थिक कार्यों द्वारा शासन को समृद्ध तथा शक्तिशाली बनाने में उस धन का प्रयोग किया जाए। राजनयिक कार्य कौटिल्य के अनुसार राज्य सुरक्षा में अंतर्राज्यीय प्रबंध तथा गुप्तचरों और राजदूतों की नियुक्ति करना राजा का मुख्य कार्य होना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी राज्यों, सीमा विवाद तथा अपने राज्य की सुरक्षा के लिए गुप्तचर और राजदूतों की व्यवस्था का होना आवश्यक मानता है। औद्योगिक कार्य कौटिल्य कुछ विषयों पर उद्योगों पर नियंत्रण चाहता है तथा इसका सुझाव देता है, जिससे कि वह छोटे उद्योगों और व्यापारियों को कष्ट न हो और उनका शोषण न हो सके। व्यापारिक कार्य राजा व्यापार पर नियमित और नियंत्रित होने चाहिए। यानी कि अपने राज्य में व्यापार इत्यादि तथा छोटे बड़े व्यापारियों की समस्याओं को सुनना तथा नाप तोल की विधियों की जांच करना तथा व्यापारियों को भ्रष्ट होने से रोकना राजा का कार्य है। आध्यात्मिक कार्य राजा के दरबार में ब्राह्मण, पुरोहित, विद्वानों की नियुक्ति करना
राजा का प्रमुख धर्म तथा ब्राह्मण, पुरोहित और विद्वानों द्वारा ही धर्म की रक्षा की जा सकती है। इसीलिए राजा को समय समय पर आध्यात्मिक कार्य की ओर भी ध्यान देना चाहिए। सामाजिक कल्याण। कौटिल्य के राज्य में संपूर्ण, वैभवशाली तथा सामाजिक कल्याण के बारे में भी विशेष ध्यान देता है। कौटिल्य के अनुसार राज्य को केवल आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना ही नहीं, अपितु समाज के गरीब व्यक्तियों की स्थिति में भी सुधार लाना तथा उनका जीवन स्तर ऊपर उठाना है। इस प्रकार राजा को सामाजिक कार्य करने चाहिए। नहर, पुल इत्यादि का कार्य करवाना चाहिए। आइए हम आप लास्ट में एक कोट पढ़ते हैं। कौटिल्य का कथन है कि राजा राज्य में अकाल और महामारी ना फैलने दे। जब तक राज्य के सभी लोगों को भोजन का प्रबंध ना हो जाए, तब तक राजा को स्वयं भी भोजन नहीं करना चाहिए। अर्थात राजा को सबसे पहले अपनी प्रजा के हित के बारे में सोचना चाहिए तथा राजा को पूर्ण रूप से प्रजा पर समर्पित होना चाहिए। प्रजा को संतान की भांति ही माने। थैंक यू। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।